Hi everyone, so we are starting a new unit 2 values and disposition class 8 English पूर्वी का ये यूनिट 2 है। सीक्वेंस में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 है। वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन मतलब क्या होता है? वैल्यूज यानी मूल्य, आपके जो गुण होते हैं, मूल्य होते हैं, सद्गुण होते हैं। डिस्पोजिशन मतलब जो सद्गुण होते हैं उसके बेसिस पे ये जो हमारी यूनिट है ये बेस्ड है। इसमें जो कहानियां दी गई हैं, जो पोएम दी गई है, ये वैल्यूज को दिखाती है, हमारे सिद्धांतों को दिखाती है, हमारे मूल्यों को दिखाती है। तो जो पहली स्टोरी है जो सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 4 है और यूनिट 2 का चैप्टर 1 है, अ टेल ऑफ वेलर। वेलर मतलब क्या होता है? वीरता। और टेल मतलब होता है कहानी। वीरता की कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो हैं, बैटल ऑफ बडगाम में उन्होंने किस तरीके से वीरता दिखाई थी, तो बैटल ऑफ बडगाम जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज दी गई है, वो करना है। वर्क इन पेयर, शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। आपको अपने आंसर्स को शेयर करना है। जैसे पहला है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। आप क्या सोचते हैं इस परेड के बारे में? What are highlights of this parade? इस परेड की हाईलाइट क्या होती है? Then what bravery awards are given on this day and who receives them? जो बहादुरी के अवार्ड्स दिए जाते हैं वो कौन कौन से दिए जाते हैं इस दिन, और किन्हें दिए जाते हैं, ये इसके ऊपर आंसर्स लिखने हैं। देन वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड डिस्कस। 4 लोगों का ग्रुप बनाना है, डिस्कशन करना है। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ सोल्जर शुड हैव? सोल्जर्स जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? एंड इफ यू हैड टू शेयर अ मैसेज विद सोल्जर, जो सैनिक है उनसे अगर आपको कोई मैसेज शेयर करना हो, देन व्हाट वुड इट बी? तो क्या मैसेज होगा? ये आप देख सकते हैं 26 जनवरी जो परेड होती है वो दिखाया गया यहाँ पे रिपब्लिक डे के दिन का। अब इनके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको नोट्स में दिखा देती हूँ। अगर आप लोग क्लास 8 इंग्लिश के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में समझाया गया है। जैसे ये जो पहला चैप्टर है, इसके मैं थोड़े से नोट्स के यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस तरीके से टॉपिक डिटेल में कवर होगा। देन अगर साथ में कुछ ग्रामर के टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर में, तो वो सारी चीजें आपको डिटेल में कराई गई होंगी, और साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। एंड एट लास्ट जो बुक का एक्सरसाइज होता है वो भी इसमें दिया गया रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बुक की एक्सरसाइज देख लेती हूँ कहाँ दी गई है। एक सेकेंड। यस, तो ये वैसे भी हम चैप्टर रीड करेंगे तो सारा देखने ही वाले हैं। तो सबसे पहले जो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड द चैप्टर दिया गया है, जो हमें खुद से करना होता है, वो देख लेते हैं क्वेश्चंस। जस्ट अ मिनट। यस, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिपब्लिक डे परेड? क्या सोचते हैं आप? तो इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। हम इस दिन गणतंत्र बने थे। इसको सेलिब्रेट करने के लिए रिपब्लिक डे के नाम से हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस पे ग्रैंड बहुत विशाल एक परेड होती है न्यू दिल्ली में, जो इंडिया की यूनिटी, कल्चर, मिलिट्री स्ट्रेंथ और अचीवमेंट्स को दिखाते हैं। देन व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस परेड? इस परेड की हाईलाइट क्या होती है कि मार्च पास्ट बाय आर्म्ड फोर्सेस, कल्चरल टैब्ल्यूस, आपको बहुत सारे यहाँ पे झांकियां देखने को मिल जाएंगी। स्कूल के चिल्ड्रन परफॉर्म करते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को डिस्प्ले किया जाता है, एयरफोर्स फ्लाई पास्ट। देन प्रेजेंस ऑफ फॉरेन चीफ गेस्ट, एक फॉरेन कोई चीफ गेस्ट भी आते हैं। देन व्हाट ब्रेवरी अवार्ड्स? इस दिन ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र आर गिवन ऑन दिस डे। These awards are received by military personnel and brave citizens for extraordinary courage and sacrifices। बहुत एक दृढ़ साहस के लिए जो त्याग करते हैं वो लोग देश के लिए, इसके लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव जॉटेड इट डाउन। लिख लेना आप लोग। नाउ कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए सोल्जर्स के अंदर? तो अगर आप कुछ वर्ड्स में लिखो तो सोल्जर्स मस्ट बी ब्रेव, राइट। देन करेजियस, जो यहाँ पे हमने अभी कुछ वर्ड्स देखे थे, ये आप लिख सकते हो। इसमें जैसे जो करेज होना चाहिए उनके अंदर, है ना, ब्रेव होने चाहिए, ये कुछ है। देन अगर आपको कुछ मैसेज देना है तो आप क्या मैसेज दोगे सोल्जर को, वो आपको बताना है। तो चलिए, अब ये आपके खुद से अलग अलग आंसर्स होंगे, इसमें कोई एक आंसर नहीं हो सकता है। जैसे मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूंगी, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द नेशन, ना, उनकी वजह से हम सेफ फील करते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल आर आर्मी फोर्सेस वी फील सेफ एट होम।
तो ऐसे कुछ भी आप आंसर लिख सकते हो जो आप फील करते हो, है ना। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर शुरू में एक बहुत ही सुंदर कविता का अंश दिया गया है। लेट अस रीड। मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझी पे ये तन मन। तो ये जो लाइनें हैं, एक बहुत ही प्यारी लाइनें आपको देखने को मिल रही हैं पोएम की। यहाँ पर आप देख सकते हो मेजर सोमनाथ शर्मा जी का यहाँ इमेज दिया गया है। 1923 से 1947 तक था लाइफ है, वो स्पैन दिया हुआ है। कुमाऊं रेजिमेंट क्रेस्ट, ये एक लोगो आपको देखने को मिल रहा है। जो कुमाऊं रेजिमेंट, जैसे कि बहुत सारे रेजिमेंट्स होते हैं आर्मी में, उनमें से एक है, तो उनका ये लोगो दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इस चैप्टर को ध्यान से। So, this is a tribute to valiant Major Somnath Sharma, India's first recipient of Paramveer Chakra, whose name is etched in the annals of history. Etched मतलब क्या होता है? खुदा होना, मतलब कि लिखना, ठीक है, अंकित होना, हमेशा के लिए लिखा जाना, ठीक है। परमानेंटली फिक्स्ड इन समवंस मेमोरी, हमेशा के लिए लोगों के दिल में ये जो नाम है ये बस गया है। और ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा है, भारत के पहले परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले जो सैनिक हैं वो हैं, ठीक है। ये भारत के पहले परमवीर चक्र प्राप्त करता है वीर मेजर सोमनाथ शर्मा। इनको हम ये चैप्टर जो है ट्रिब्यूट दे रहे हैं, श्रद्धांजलि के तौर पर हम इन्हें पढ़ते हैं। इनका नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अंकित हो गया है या फिर एच्ड हो गया है, ठीक है। His bravery and sacrifice stand as a beacon of inspiration for generation. Beacon मतलब क्या होता है? जैसे कि एक रोशनी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहा है। सो इनकी जो वीरता है, बलिदान है, वो आगे आने वाली जो जनरेशन है, हमारी पीढ़ियां हैं, उन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना, मतलब इंस्पिरेशनल इनकी स्टोरी है। एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ पेट्रियोटिज्म, वेदर थ्रू द नेशनल वॉर मेमोरियल, soul stirring patriotic songs, books and stories recounting acts of valor. Valor मतलब होता है करेज, साहस, ठीक है, करेज। और द सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, हिज मेमोरी इज ऑनर्ड। देशभक्ति का कोई भी अगर अवसर हो, चाहे हम वॉर मेमोरियल, जिसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, नेशनल वॉर मेमोरियल हो, या देशभक्ति से रिलेटेड कोई गीत हो, या फिर वीरता की कोई कहानी हो, कोई गाथा हो, है ना, जिसमें कि साहस को बताया जा रहा हो, ऐसी कोई किताब हो, ऐसी कोई कहानी हो जिसमें, या फिर आजादी का कोई, जैसे अमृत महोत्सव मनाते हैं, ये उत्सव हो, हर जगह इनकी जो मेमोरी है सोमनाथ शर्मा जी की, उनको ऑनर किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा's legacy of courage and devotion to nation remains forever alive, forever alive. मतलब इन्होंने जो देश के लिए वीरता दिखाई, साहस दिखाया, राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने समर्पण किया, उनकी ये विरासत आज भी जीवित है, आज भी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर होकर रह गई है। रिमाइंडिंग अस ऑफ द अल्टीमेट प्राइड पेड फॉर आवर फ्रीडम। और ये हमेशा हमें याद दिलाती रहती है कि जो हमें फ्रीडम मिली है, आजादी मिली है, उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई है लोगों ने, या जो हमारे आर्मी पर्सोनल हैं उन लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें ये आजादी दी है। और हम जो आज सुख चैन से रह रहे हैं, इनके बहुत सारे सेक्रीफाइसेस की वजह से। द सीरीन कश्मीर वैली इन द शेडो ऑफ मैजेस्टिक हिमालयाज witnessed a tale of extraordinary heroism and sacrifice to protect the integrity of Indian borders. The day began with the silence of a cold November dawn, but ended with echoes of courage that served as an inspiration for generations to come. अब ये जो कहानी है, कहाँ की है? कश्मीर घाटी की है, जो हिमालय में बसा हुआ है, बहुत ही शांत जगह है कश्मीर घाटी। से भारतीय सीमाओं की एकजुटता, मतलब यूनिटी को दिखाना है कि उसको कैसे रक्षा करने के लिए अद्भुत एक साहस दिखाया गया। हीरोइज्म मतलब एक साहस, बलिदान की एक साक्षी बनी कश्मीर वैली। विटनेस मतलब साक्षी बनी किस तरीके से, वो इस कहानी में पता चलता है। यहाँ पर नवंबर की एक बात बताई गई है कि नवंबर की एक ठंडी सुबह से ये शुरुआत हुई। डॉन यानी जो सुबह का समय होता है, उस वक्त एक शांत वातावरण के साथ शुरुआत हुई, लेकिन जो दिन का अंत हुआ, बट जो दिन एंड हुआ, अंत हुआ, ऐसे करेज के साथ गूंज उठा। इकोज मतलब होता है गूंजना। पूरी जो कश्मीर वैली है वो इस करेज के साथ, इस साहस के साथ गूंज उठी, और तब दिन का खात्मा हुआ, जिसने ऐसा करेज, ऐसा साहस जिसने आने वाली कई जनरेशंस को इंस्पायर किया और प्रेरित किया।
ठीक है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द ब्रेव मैन दैट he led on a mission to protect the Srinagar airport from falling into the hands of guerrilla force trained and backed by Pakistan. This is a story of how 90 men managed to foil the plan of some 500 infiltrators who wanted to capture Srinagar and the Kashmir Valley and deliver a blow to newly independent India. इन्फ्लिटेटर्स मतलब क्या होता है? पीपल हु सीक्रेटली इन्वेड, जो घुसपैठी करते हैं ना, घुसपैठ करते हैं, छुप कर आते हैं, जो लोग गुप्त तरीके से किसी दूसरे देश में, दूसरी जगह में प्रवेश करते हैं, उसे इन्फ्लिटेटर्स कहते हैं। और एनेक्स मतलब होता है टू टेक पोजिशन ऑफ, मतलब कि जबरदस्ती, बलपूर्वक अधिकार कर लेना, ठीक है, उसे कहा जाता है एनेक्स कर लेना। मतलब जबरदस्ती अधिकार करने के इरादे से कुछ लोग घुसना चाहते थे। तो ये कहानी मेजर सोमनाथ शर्मा जी की है, जिनके नेतृत्व में, मतलब उनके गाइडेंस में उन लड़ने वाले सभी सैनिकों की है, जो उनकी टीम थी उनकी है, जिन्होंने बचाया किसे? श्रीनगर हवाई अड्डा जो है, जो एयरपोर्ट है श्रीनगर का, ये देखो यहाँ लिखा है, श्रीनगर एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के जो कुछ ग्रुप थे, गुरिल्ला फोर्स, मतलब जो छुप कर आते हैं ना, अटैक करते हैं, ये लोग उस पर कब्जा करना चाहते थे। उससे इस मिशन में मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टीम ने किस तरीके से श्रीनगर हवाई अड्डे को बचाया, और इस मिशन के बारे में ये कहानी है। ये उन 90 मैन, मतलब 90 जो वीर सैनिक थे, उनकी कहानी है, जिन्होंने इतनी कम मात्रा में होते हुए भी, मतलब 90 थे, उन्होंने लगभग 500 घुसपैठियों की योजना को विफल कर दिया, उनके प्लान को फॉइल यानी फेल कर दिया। इन घुसपैठियों का उद्देश्य क्या था? वो क्या चाहते थे? कैप्चर करना, पूरे कश्मीर वैली पे कैप्चर करना, कब्जा करना, और जो हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ था उसको एक नुकसान पहुंचाना। डिलीवर अ ब्लो मतलब आघात पहुंचाने के लिए ये करना चाहते थे। ये कब हुआ था? देखो, अभी अभी हमारा देश आजाद हुआ था, है ना। सो द इवेंट दैट लेड टू द बैटल ऑफ बडगाम स्टार्टेड इन अगस्त 1947। 1947 अगस्त में स्टार्ट हुआ, जब when Pakistan launched Operation Gulmarg to annex the Kashmir Valley। annex यानी कब्जा कर लेना। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे कहा गया गुलमर्ग। इनका उद्देश्य था कि कश्मीर वैली पे कब्जा कर लेना जबरदस्ती। नाउ दिस वाज इन वायलेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट विद हरी सिंह, द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हु हैड कमिटेड पाकिस्तान नॉट टू अटैक द स्टेट। अब ये जो कदम पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर वैली पे कब्जा करने के लिए, गुलमर्ग जो ऑपरेशन किया, ये उस एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं या एक डिसीजन हुआ था जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हैं हरी सिंह, उनके बीच में, कि ये जो पाकिस्तान है ये इस पे हमला नहीं करेंगे, है ना। तो ये जो एक अग्रीमेंट हुआ था उसका उल्लंघन था, है ना, उसका वायलेशन था। वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है, उसको ना मानना, उल्लंघन लिख लीजिएगा, उसको ना मानना। तो उसको एक तरीके से इन्होंने क्या किया? साइड कर दिया। जो भी डिसीजन हुआ था, डिस्कशन हुआ था, उसको ये लोग नहीं मान रहे थे। तो उनके अनुसार पाकिस्तान ने राज्य पर हमला ना करने का वचन दिया था, वादा दिया था, जो उन्होंने अब तोड़ दिया गुलमर्ग ऑपरेशन के द्वारा। However, instead of honoring the commitment, the Pakistani army trained and equipped around 1,000 invaders who possessed deep knowledge of mountain passes and the local terrain to enter Kashmir and take control of strategic locations including the श्रीनगर एयरपोर्ट। देखो, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, जो अभी मैंने आपको बताया। जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा हरी सिंह, उनका वहां पर शासन था, वही वहां पर कंट्रोल कर रहे थे। भारत में तब कश्मीर मिला हुआ नहीं था। एक अग्रीमेंट हुआ था जिसमें बात हुआ था कि पाकिस्तान जो है हमला नहीं करेगा जम्मू कश्मीर वाले रीजन पर, लेकिन ऑपरेशन गुलमर्ग के दौरान ऐसा हुआ, तो उस अग्रीमेंट का वायलेशन हुआ। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, करने की बजाय, जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था उसको ऑनर करने की बजाय, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तानी सेना ने लगभग ट्रेनिंग दी 1,000 हमलावरों को, इन्वेडर्स यानी जो घुसपैठी थे ना, उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, इक्विप्ड किया, मतलब हथियार दिए लड़ने के लिए या आने के लिए। हु पॉजेस डीप नॉलेज ऑफ माउंटेन पासेस। ये जो हमलावर थे ना, इनको उस एरिया का, माउंटेन एरिया का, जो दर्रे हैं, जो पासेस है, माउंटेन के बीच में गैप्स होते हैं, उनका उन्हें बहुत गहरा ज्ञान था, क्योंकि वो लोग वहां पर रहते थे। तो उनका लक्ष्य क्या था? कि कश्मीर के ऊपर अपना कंट्रोल बना लेना, ठीक है, कश्मीर के ऊपर कंट्रोल करके और श्रीनगर हवाई अड्डे सहित कई जो इंपॉर्टेंट जगह हैं उन पर कब्जा कर लेना, ठीक है।
So the ultimate goal of their plan was to engineer a revolt in Kashmir, overthrow the government and capture the territory. So ultimate goal मतलब कि अगर हम एक फाइनल बोले कि उनका क्या उद्देश्य क्या था, क्या योजना थी, तो कश्मीर में रिवोल्ट करना यानी विद्रोह करना, लोगों को भड़काना, विद्रोह करना, वहां की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको ओवरथ्रो करना, सरकार को हटा देना और पूरी टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर की उसको कैप्चर कर लेना. If they had succeeded, it would have allowed them to control strategic mountain passes, peaks and rivers. अगर वो इसमें सफल हो जाते, अगर इस हमले में वो सफल हो जाते, कब्जा कर लेते, तो जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, माउंटेन पासेस हैं, जो आने जाने की जो गैप्स हैं माउंटेन्स में, उन पे इनका कब्जा हो जाता, इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स पे इनका कब्जा हो जाता, और भी बहुत सारी जो नदियां हैं उस पे इनका कब्जा हो जाता, राइट. सो ऑन 22 अक्टूबर ऑपरेशन गुलमर्ग वाज लॉन्च्ड. 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च हुआ. दीज इन्फ्लिटेटर्स इन्वेडेड कश्मीर, which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947. So 22 अक्टूबर 1947 को जब ये ऑपरेशन शुरुआत हुआ और ऑपरेशन शुरू किया गया और जो घुसपैठी थे, जो इन्वेडर्स थे, उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया. इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो है भारत का पार्ट बन गया, प्रिंसली स्टेट बन गया. ठीक है, अब पहले ये नहीं था भारत का पार्ट, लेकिन अब महाराजा हरि सिंह ने हेल्प मांगी और ये इंडिया से मिल गया. ठीक है, तभी तो हम हेल्प करेंगे ना. जब इंडिया का पार्टी नहीं रहेगा तो इंडिया उनकी हेल्प क्यों करेगा, राइट. सो इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्वेजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट टू इट्स ट्रूप टू डिफेंड द पीपल ऑफ कश्मीर एंड इंडियाज बॉर्डर ऑन 27 अक्टूबर 1947. तो इस दिन क्या हुआ कि इस इन्वेजन के, ये जो आक्रमण कर रहे थे, वो लोग हमला कर रहे थे, इसके रिस्पॉन्स में भारत सरकार ने कश्मीर के लोगों की रक्षा करने के लिए, डिफेंड करने के लिए लोगों को, जो कश्मीर के लोग हैं उनको, और भारत की सीमा, बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए अपनी ट्रूप्स यानी सेना भेजी. ठीक है, सेना भेजी गई. A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar because the land route through Pathankot was not in good condition. जम्मू कश्मीर भेजी गई जो सेना की एक टुकड़ी थी, उसको हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंचाया गया. क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जो रास्ते, जो सड़क मार्ग था ना, जो रास्ता था पठानकोट से जाने वाला, वो ठीक नहीं था, इसीलिए हवाई रास्ते से एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचाया गया ट्रूप्स को. नाउ ऑन 31st October, the D Company of 4th Battalion of Kumaon Regiment under the command of Major Somnath Sharma was also flown into Srinagar. अब 31 अक्टूबर को क्या हुआ, मेजर सोमनाथ शर्मा के अंडर जो टीम थी, कुमाऊं रेजिमेंट जिसका नाम है, उसकी चौथी बटालियन यानी 4th बटालियन, ऐसे जैसे आपकी क्लासेस में सेक्शन होते हैं ना, ऐसे रेजिमेंट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, है ना. सो जो चौथी बटालियन की डी कंपनी जो थी, उसको भी श्रीनगर पहुंचाया गया हवाई जहाज से. एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा's लेफ्ट हैंड was in plaster but he insisted on being with his company while in combat. combat मतलब होता है बैटल, जो लड़ाई है. तो उस वक्त क्या हुआ, मेजर सोमनाथ शर्मा के बाएं हाथ पे ऑलरेडी प्लास्टर लगा हुआ था, टूटने की वजह से या चोट की वजह से प्लास्टर लगा हुआ था. फिर भी उन्होंने जिद की, इंसिस्ट करना मतलब अनुरोध किया कि इस कॉम्बैट में, इस बैटल में वो अपनी कंपनी के साथ रहना चाहते हैं, वो भी जाना चाहते हैं. ही न्यू दैट दिस मिशन वुड बी वेरी चैलेंजिंग एंड टोल्ड हिज सीनियर ऑफिसर, आई नो माई मेन बेटर देन एनीवन एल्स एंड इफ दे आर गोइंग इनटू एक्शन दे आर नॉट गोइंग इन विदाउट मी. These words highlighted his commitment to his men and his country. अब देखो, उनकी टीम है, उनके अंडर वर्क कर रही है, वो लीडर थे, तो कहते हैं अपने सीनियर्स को कि मुझे जाना है क्योंकि मेरी टीम जा रही है और उनको मतलब मेरी टीम को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो अगर वो लोग जा रहे हैं तो मेरा जाना बिल्कुल लाजमी है, मैं तो जाऊंगा. ये जो वर्ड्स हैं उनके कि मेरी टीम को मैं जानता हूँ वो कैसे फेस करेंगे या किस तरीके से उनको हैंडल करना है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे भी जाना है. ये वर्ड्स क्या दिखाते हैं? ये वर्ड्स बताते हैं कि किस तरीके से उनका जो देश के प्रति समर्पण है उसको हाईलाइट करते हैं, है ना. उनका जो कमिटमेंट है अपने टीम के प्रति और अपने देश के प्रति, उसको दिखाया गया है. Before their arrival in Srinagar, there had been unfounded मतलब not based on reasons or fact मतलब कि अफवाह. ठीक है, आप इसको अफवाह बोल सकते हो. So before their arrival in Srinagar, there had been unfounded rumors. Rumors यानी अफवाह थी, ऐसी अफवाह जो मतलब उसको हम सच नहीं बोल सकते. A tribal movement towards the village of Badgam, less than 5 kilometers away from the Srinagar airport.
इसका मतलब है श्रीनगर पहुंचने से पहले ये अफवाह वहां पर फैली थी कि कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कुछ जो वहां के लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, वो श्रीनगर हवाई अड्डे से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक गांव है बड़गाम, वहां की ओर बढ़ रहे हैं। द विलेज वॉज ऑन अ हायर ऑल्टीट्यूड देन द एयरफील्ड एंड एक्सेस वॉज थ्रू द विलेज। मतलब वो ऊंचाई पर था, ये जो गांव है बड़गाम ये थोड़ी ऊंचाई पर था, और हवाई अड्डे तक मतलब एयरफील्ड तक जाने का जो रास्ता था वो इसी गांव से होकर जाता था। Hence, it was important for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops and facilitate supplies arriving via एयर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसीलिए भारतीय सेना क्या चाहती थी कि भारतीय सेना के लिए इस क्षेत्र पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बहुत जरूरी था, ताकि सैनिक सुरक्षित रहें और हवाई जहाज से आने वाली जो भी सहायताएं हैं, जो भी वाया एयर हेल्प पहुंचाई जा रही है, वो आसानी से सैनिकों तक पहुंच सके, है ना। तो अगर बड़गाम सुरक्षित रहता तो एयरपोर्ट भी सुरक्षित रहता और सेना को मदद मिलती रहती अगर आगे युद्ध होता है तो। इन रियलिटी enemy had started arriving in बड़गाम in small groups to avoid detection। धीरे धीरे क्या हुआ, असल में जो दुश्मन थे ना, जो एनिमी यानी जो अपोजिट साइड थी, दुश्मन थे, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में, वो एक साथ बड़े ग्रुप्स में नहीं आ रहे थे, वो स्मॉल ग्रुप्स में धीरे धीरे बड़गाम पहुंचने लगे थे, गांव आने लगे थे, ताकि उन्हें कोई डिटेक्ट ना कर सके, पहचान ना सके। On 3rd November 1947, several companies, including Major Somnath Sharma's D Company, were sent to patrol and assess emerging threats in and around the village। अब इस दिन 3 नवंबर के दिन क्या हुआ, जो बहुत सारी कंपनियां थी, जो आर्मी की कंपनी, जैसे डी कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा की, तो इन कंपनीज को भेजा गया पेट्रोल। पेट्रोल मतलब क्या होता है, निरीक्षण करने के लिए, ठीक है, एक बार जाकर देख आने के लिए भेजा कि जाओ और देख कर आओ कि वहां कोई क्या खतरा है, किस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके लिए भेजा गया। थ्रू आउट द डे द वैली वॉज एयरली साइलेंट। एयरली मतलब इन अ स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग एंड मिस्टीरियस वे, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से वहां पर एकदम सुनसान सन्नाटा ऐसा वहां पर देखने को मिल रहा था पूरे दिन। अराउंड आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन। दोपहर के समय क्या हुआ, कंपनीज को कहा जाने लगा कि आप एक एक करके रिटर्न आ जाइए। डी कंपनी विद 90 सोल्जर्स वॉज द लास्ट। डी कंपनी जो थी वो लास्ट कंपनी थी रिटर्न होने के लिए, एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न बाय 2 PM। ये लोग गश्त करने गए थे, वहां पर पेट्रोलिंग के लिए गए थे, 2 PM के अराउंड उनको रिटर्न होना था। जो मेजर शर्मा की जो टीम थी, डी है ना, डी कंपनी जो थी, उन्हें वहां से रिटर्न होना था। नाउ व्हेन द एनिमी ट्राइबल गुरिल्ला इन्वेडर्स अंडर द कमांड ऑफ पाकिस्तान आर्मी सॉ दैट ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर लेफ्ट बिहाइंड इन बड़गाम, दे अटैक देम। अब देखो, क्योंकि छोटी छोटी टुकड़ी में तो दुश्मन वहां पर आके पहले से थे ही, तो उनको भी पता था कि आर्मी वाले आए हुए हैं पेट्रोलिंग के लिए। जब सभी आर्मी वाले लौटने लगे और सिर्फ डी कंपनी जो 90 सोल्जर्स की टीम थी वो बची हुई थी, तो उनको लगा कि अब बहुत कम सोल्जर्स बचे हुए हैं, है ना, तो हम आसानी से हमला कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी सेना के अंडर जो ये इन्वेडर्स थे ना, इनको लगा कि अब बहुत छोटी सी टुकड़ी बची है, तो इन पर हम हमला कर देते हैं। देयर इनिशियल अटैक was met with stiff resistance by Major Somnath and his men। जो उनके शुरू के अटैक्स थे, जो आक्रमण जो कर रहे थे शुरुआत में, उनका बहुत अच्छे से डट कर सामना किया। किसने? मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो भी मेंबर्स थे उनके टीम के, उन्होंने। However, Major Somnath correctly visualized that first attack was just a distraction। लेकिन सोमनाथ शर्मा समझ गए थे, उनको सही सही समझ में आ रहा था कि ये तो कुछ भी नहीं है, जो शुरुआती हमला है ना, ये इनका ध्यान भटकाने के लिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए किया गया है। शॉर्टली देयर आफ्टर अ मेजर अटैक केम फ्रॉम अनदर साइड। और थोड़ी ही देर बाद दूसरी ओर से दुश्मन ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। बाय देन मिस्टर सोमनाथ शर्मा एंड हिज 90 सोल्जर्स वर फेसिंग अबाउट 500 इन्वेडर्स। इस समय तक आते आते जब दूसरी तरफ से हमला होने लगा ना, तो 500 घुसपैठी थे। उनके अगेंस्ट मेजर सोमनाथ शर्मा के सिर्फ 90 सोल्जर्स जो हैं डट कर सामना कर रहे थे, है ना। जो मुठभेड़ थी आप समझ सकते हो, 500 लोग एक तरफ और 90 लोग एक तरफ। द पाकिस्तानी इन्वेडर्स sought to capture the Srinagar airfield and its surrounding areas। It was clear to Major Somnath Sharma that defending Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult until reinforcements arrived। अब पाकिस्तानी जो हमलावर थे ना, वो श्रीनगर हवाई अड्डे, जो एयरफील्ड है श्रीनगर का, और उसके आसपास का जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, उस पर कब्जा करना चाहते थे। मेजर सोमनाथ शर्मा समझ गए थे कि अगर कुछ री इन्फोर्समेंट्स मतलब क्या होता है, अतिरिक्त सेना
कि इतने सेना से तो होगा नहीं, 90 से तो कुछ होगा नहीं, और इस एयरफील्ड को बचाने के लिए या श्रीनगर शहर को बचाने के लिए, एयरफील्ड को बचाने के लिए, वैली को बचाने के लिए रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, मतलब और ज्यादा सैनिक चाहिए होंगे। आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक। अब सभी सिचुएशन को उन्होंने असेस किया। असेस करना मतलब आकलन करना, ठीक है। असेसिंग मतलब कि अच्छे से समझा, आकलन किया, और उसके बाद ही ब्रेवली लेड आउट ग्राउंड पैनल्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स देयर टारगेट। और उन्होंने फिर कहा कि हवाई हमले करने के लिए, एयर स्ट्राइक करने के लिए, और एयर स्ट्राइक सही से हो, कि जो भी निशाना बनाया जाए वो बिल्कुल सही से हो। तो उन्होंने बहुत ही ब्रेवली यानी बहादुरी से क्या किया, ग्राउंड्स पे पैनल्स लगाए, मतलब जमीन पे उन्होंने कुछ पैनल्स लगाए जिससे कि संकेत मिले और निशाना जो है एकदम लक्ष्य, टारगेट जो है सही से अचीव हो सके। जैसे कुछ लाइट्स जैसा लगा दिया कि यहाँ पर निशाना है या कहाँ निशाना लगाना है, तो ऐसे उन्होंने बहुत बहादुरी से हेल्प की। द एरियल अटैक्स वर सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर्स, बट दे स्टिल outnumbered D Company by almost 7-1. The attack on the position occupied by Major Somnath's men continued. अच्छा, ये जो एरियल अटैक्स हुए, जो हवा से अटैक किए गए एयरवेज के थ्रू, ये सही तो हुए, उनको नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन अभी भी उनके जो नंबर्स थे ज्यादा थे। आउट नंबर मतलब होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, वर ग्रेटर इन नंबर। अभी भी जो इन्वेडर्स थे ना वो ज्यादा थे डी कंपनी के कंपैरिजन में। अगर वो लोग 7 थे तो डी कंपनी के 1 लोग बचे हुए थे, मतलब ये रेशियो था, ठीक है, 7:1 की। दुश्मन 7 है तो सैनिक 1 है। तो क्योंकि उनका नंबर ज्यादा था, लगातार हमला हो रहा था। वास्टली आउटनंबर्ड एंड फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मैन स्टूड रिजोल्यूट। रिजोल्यूट मतलब होता है डिटरमाइंड। इतना ज्यादा नुकसान होने के बाद भी, या दुश्मन की संख्या बहुत अधिक होने के बाद भी, चारों ओर से डिवास्टेटिंग फायर मतलब भयंकर गोलीबारी हो रही थी, बहुत ज्यादा गोलीबारी हो रही थी, फिर भी जो मेजर सोमनाथ शर्मा है और उनके जो सैनिक है वो दृढ़ता के साथ खड़े रहे। डिटरमाइंड मतलब कि दृढ़ निश्चय करके खड़े रहे। द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर एंड द क्राइज ऑफ बैटल, बट मेजर सोमनाथ शर्मा's वॉइस कट थ्रू द chaos, urging his men to fight with tenacity and valor. Tenacity मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि चारों तरफ की जो माहौल था, हवा जो थी, गोलियों की आवाज से भरा हुआ था, युद्ध का शोर था, हर तरफ शोर हो रहा था ना, क्राइज ऑफ बैटल। लेकिन फिर भी इतने शोर में भी मेजर सोमनाथ शर्मा की आवाज उस शोर में भी बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। वे अपने सैनिकों को दृढ़ता और वेलर, वेलर मतलब होता है साहस के साथ लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज एंड हिज ओन इंजरीज, ही डिस्प्लेड अनपैरेलल्ड ब्रेवरी। अनपैरेलल्ड मतलब कि उनके जैसा कोई नहीं, अनमैच्ड। उनके जो सोल्जर्स थे उनको बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, नुकसान हुआ, उनको भी इंजरीज हुई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसा दिखाया खुद को कि बेमिसाल बहादुरी दिखाई, कि उनके जैसी बहादुरी कहीं नहीं दिखी। ही मूव्ड फियरलेसली थ्रू द बैटलफील्ड, डायरेक्टिंग फायर, filling magazines for his gunners and encouraging his men to hold their ground. पूरे युद्ध में वो घायल तो थे, फिर भी ऐसा नहीं है कि वो एक जगह जाकर बैठ गए थे, पूरे बैटलफील्ड में वो इधर उधर घूम रहे थे। अपने जो सैनिक हैं उनके गनर्स की मैगजीन्स फिल कर रहे थे। मैगजीन्स क्या होता है, गोलियां रखने की जगह होती है, उनको फिल कर रहे थे। मतलब अपने जो मेन है, सोल्जर्स हैं, उनकी हिम्मत को बढ़ा रहे थे, एनकरेज कर रहे थे, ताकि वे अपनी जगह से पीछे ना हटे। आगे देखते हैं। मैगजीन्स यानी कंटेनर्स दैट होल्ड कार्टिरेजेस टू बी फेड इनटू गन। जो बंदूक में गोलियां भरते हैं ना, उसे कहा जा रहा है। Now, however, as the battle progressed, D Company began running out of ammunition. Ammunition मतलब क्या होता है, गोला बारूद, जो बुलेट शेल्स और एक्सप्लोजिव्स होते हैं ना, बम वगैरह जो होते हैं, सप्लाईज, वो उनके पास कम होते जा रहा था, है ना। जैसे जैसे लड़ाई हो रही थी तो वो हथियार कम हो रहे थे उनके पास। When Major Somnath Sharma informed brigade headquarters about this, he was asked to pull back. जब इन्होंने ये कंडीशन की हमारे पास आर्म्स, जो गोला बारूद है, ये सब खत्म हो रहा है, इन्होंने अपने सीनियर्स को बताया, ब्रिगेड को बताया हेडक्वार्टर में, तो वहां से उन्हें क्या कहा गया कि आप लोग पीछे हट जाइए, अभी सामान पहुंचा, जब तक नहीं पहुंच रहा है तो आप लोग पीछे हट जाइए। Aware of the gravity of situation, he responded with the words, the enemy is only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw
an inch but will fight at the last man and the last round. I shall not withdraw an inch but will fight to the last man and the last round. ये लाइन इतनी प्रभावशाली है कि आप इसका मतलब समझेंगे तो आपको लगेगा कि क्या उस वक्त कितनी हिम्मत उन लोगों के अंदर होती है जो आर्मी पर्सनल होते हैं, वो किस तरीके से दुनिया को देखते हैं। जब उनको पीछे हटने के लिए कहा गया ना, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड करके क्या कहा, उन्हें पता था कि कितनी गंभीर सिचुएशन है ना, ग्रेविटी पता थी कि अगर वो पीछे हट गए तो क्या होगा, सभी जगह पर वो जो पाकिस्तानी इन्वेडर्स हैं उनका कब्जा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा दुश्मन सिर्फ 50 गज दूरी पर है हमसे, उनकी संख्या हमसे बहुत ज्यादा है, हमारी संख्या उनके कंपेयर में बहुत कम है, हम पर फायरिंग हो रही है, गोलाबारी हो रही है, फिर भी आई शैल नॉट विथड्रॉ, मैं पीछे 1 इंच भी नहीं हटूंगा, और हम अपने आखिरी मैन, लास्ट मैन मतलब आखिरी सैनिक तक लड़ेंगे, एंड द लास्ट राउंड, जब तक आखिरी गोली बचेगी तब तक हम लड़ेंगे। तो वो पीछे हटने से उन्होंने मना कर दिया। अब आगे देखते हैं। जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर व्हेन ही वाज क्राउच्ड इन अ ट्रेंच नेक्स्ट टू मशीन गन ऑपरेटर इन ऑर्डर टू हेल्प हिम लोड द गन, हिज पोजीशन वाज हिट बाय अ मोर्टर शेल किलिंग हिम इंस्टेंटली। अब उस वक्त उसी ये जो वाक्या है, इसी के थोड़े समय बाद, कुछ मिनट बाद ही वो अपने एक गन ऑपरेटर के पास बैठे हुए थे, और उनका क्राउच्ड मतलब होता है सेट विद नीज बेंट, घुटनों के बल होता है ना, घुटनों के बल बैठ के एक ट्रेंच यानी खाई जैसा, थोड़ा जैसे उबड़ खाबड़ जमीन होती है तो जो गड्ढा जैसा होता है, वहां पर वो बैठकर और मशीन गन चलाने वाले सैनिक के पास बैठ के उनकी बंदूक में गोलियां भर रहे थे। तभी वहां पर एक तोप का गोला आया, मोटर शेल यानी तोप जो होती है उसमें से एक गोला आया और आकर वहीं पर गिरा जहां पर वो बैठे हुए थे, और इंस्टेंटली उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। डिस्पाइट लूजिंग their major, faced with the overwhelming numerical superiority of the enemy, the heroic action of the late Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to their position for over 6 more hours before being overrun by the enemy. अब इतना सब हो गया, उन्होंने अपने मेजर को खो दिया, जो 90 उनके जो सोल्जर्स थे, अपने मेजर को खो देने और दुश्मन की इतनी ज्यादा संख्या का सामना करने के बाद भी उनके जो सैनिक थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा की शहादत से, उनकी वीरता को, साहस को देखकर प्रेरित हो रहे थे। वे दुश्मन के कब्जे में आने से पहले 6 घंटे से भी अधिक समय तक अपनी जगह पर डटे रहे। 6 मोर आवर्स मतलब 6 और घंटे वो डटे रहे वहां पर। देयर ब्रेव रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड टाइम फॉर रीइंफोर्समेंट टू अराइव। अब इतना उन्होंने रोक के रखा, इतने सारे घुसपैठियों को इतनी सी सेना ने रोक कर रखा, तब तक टाइम मिल गया और अतिरिक्त सैनिक वहां पर पहुंच गए, इंक्लूडिंग फ्लाइंग इन सोल्जर्स फ्रॉम पंजाब रेजिमेंट्स टू श्रीनगर। अब उसके बाद पंजाब रेजिमेंट के भी बहुत सारे सोल्जर्स वहां पर आ गए, है ना, हवाई जहाज से श्रीनगर वहां पर पहुंचाया गया। द हीरोइक डीड्स ऑफ मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन थोरोली डिमोटिवेटेड द एनिमी। ये जो हीरोइक एक्ट था, एक तरीके से इतना बहादुरी भरा काम था, और जो एनिमी थे उनका मनोबल टूट गया कि कैसे इतने से लोगों ने इतनी तरीके से हमारा सामना किया, causing more than 300 casualties including injuring their leader, और 300 से अधिक सैनिक उनके मारे गए, घायल हुए, और उसमें उनका लीडर भी था, नेता भी था। In many significant ways, D Company's sacrifice and Major Somnath's leadership saved Srinagar for India. मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो वीर सैनिक थे, उनकी इन बहादुरी के कारण, डी कंपनी के बलिदान और मेजर सोमनाथ शर्मा की लीडरशिप के कारण श्रीनगर भारत के लिए सुरक्षित बच गया। अगर मेजर और उनकी सैनिक इतना बहादुरी से ना लड़ते तो श्रीनगर दुश्मन के कब्जे में जा सकता था। द 4th कुमाऊं बटालियन वाज अवॉर्डेड बैटल ऑनर श्रीनगर। अब जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद 4 कुमाऊं बटालियन जो थे उनको बैटल ऑनर श्रीनगर से सम्मानित किया गया। मेजर सोमनाथ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन एट द यंग एज ऑफ 24। वो सिर्फ 24 ईयर्स के थे जब उन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। फॉर दिस एक्ट ऑफ कंस्पिशियस ब्रेवरी, कंस्पिशियस मतलब नोटिसेबल, जो सबकी नजरों में आए, है ना। सो फॉर दिस एक्ट ऑफ कंस्पिशियस ब्रेवरी मेजर सोमनाथ शर्मा वाज अवॉर्डेड द परम वीर चक्र। His citation reflects his heroism, patriotism and courage. इस काम के लिए, कंस्पिशियस मतलब इस असाधारण, जो सबसे अलग दिखाई देने वाला जो साहस है, वीरता है, इसके लिए उन्हें पीवीसी यानी परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये उनकी अद्भुत बहादुरी को दिखाता है। एंड जो उनका साइटेशन है, साइटेशन क्या होता है, एक तरीके का सम्मान पत्र, ठीक है, सम्मान पत्र, लेटर जैसा।
तो उनका जो अवार्ड के साथ एक सम्मान पत्र दिया जाता है, उसमें उनका जो विवरण दिया गया है, उनकी बहादुरी को दिखाया है, पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति को दिखाया है, उनके साहस के बारे में प्रशंसा की गई है। ही वॉज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पीवीसी अवॉर्डेड पॉस्थ्यूमसली, मतलब कि मृत्यु के बाद, पॉस्थ्यूमसली मतलब है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें पीवीसी मिला, परमवीर चक्र, फॉर गैलेंट्री एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, जो उन्होंने शहादत दिखाई, जो उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया देश के लिए, उसके लिए उनको पहला परमवीर चक्र मिला। ठीक है, ये मेजर सोमनाथ शर्मा जी का साइटेशन है, ये आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। We have delved into how the events of 3 November 1947 play out. It is also worth knowing more about the early life of Major Somnath and the events that led to make the ultimate sacrifice for the nation. अब हमने ये तो जाना कि 3 नवंबर 1947 को क्या-क्या घटनाएं हुई, लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा का बचपन कैसा था। उन्होंने ऐसी क्या चीजें देखी थी, उनकी लाइफ में ऐसी क्या घटनाएं हुई थी कि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया। So born on 31st January 1923 in the picturesque town of Dhad in Kangra, Himachal Pradesh, Somnath Sharma belonged to a family with a rich military legacy. इनकी जो फैमिली थी 31 जनवरी 1923 को इनका बर्थ हुआ था हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक सुंदर से गांव दाड़ में, दड़ बोलते हैं। ये ऐसे परिवार से थे जिसमें लेगेसी मतलब होता है कि परंपरा, या हम कह सकते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि जो सेना से जुड़ी एक गौरवशाली उनकी जो जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो जनरेशन थी बहुत ज्यादा सम्मानित फैमिली थी, मिलिट्री से जुड़ी हुई थी, आर्मी बैकग्राउंड से थी। ठीक है, तो उनका परिवार कई पीढ़ियों से सेना में सेवा करता आया था। उनके जो पापा थे मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा हैड सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन, उन्होंने भी देश की सेवा की थी, वो भी देश की आर्मी में सेवा कर चुके थे। देन यंग सोमनाथ वाज आल्सो डीपली इंस्पायर्ड बाय द वेलरस टेल्स ऑफ महाभारत इम्पार्टेड टू हिम बाय हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे वो महाभारत की कहानियां उनको सुनाया करते थे, वीरता से भरी कहानियां, उससे भी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, वहां से भी उनको प्रेरणा मिलती थी। फ्रॉम हिज अर्ली एजुकेशन एट शेरवुड कॉलेज नैनीताल टू हिज रिगरस ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज Sandhurst, Major Somnath Sharma's life was a testament to discipline and dedication. Testament मतलब होता है strong evidence और proof. मतलब उनकी जो शुरुआती लाइफ थी, अर्ली एजुकेशन जो उनकी हुई शेरवुड कॉलेज से, वहां से लेकर और जो उनकी ट्रेनिंग हुई, इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, रिगरस ट्रेनिंग हुई, वो एक प्रतीक है, वो दिखाता है कि उनका कठिन ट्रेनिंग ली उन्होंने, उनके डिसिप्लिन लाइफ, उनके डेडिकेशन को दिखाता है। कमीशन इनटू द 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942, ही सर्व्ड विद डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II इन द अराकन कैंपेन इन बर्मा, अर्निंग मेंशन इन डिस्पैचेस ऑफ हिज ब्रेवरी। अब शुरुआत में जो उनकी पोस्टिंग हुई वो 8th बटालियन में हुई है ना, हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में उनको अधिकारी बनाया गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर II जब हुआ 1945 के अराउंड, तो उसके दौरान उन्होंने बर्मा, जो आज म्यांमार है ना, वहां पर अराकन कैंपेन में बहादुरी से अपनी सेवा दी है ना, वहां पर उन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई। डिस्पैचेस मतलब होता है सेना की ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑन मिलिट्री अफेयर्स, उनकी जो वीरता का उल्लेख है वो सेना के जो आधिकारिक रिपोर्ट्स हैं उनसे हमें जानने को मिलता है। देन हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर of 1947 to 48, particularly in the Battle of Budgam, that the legacy of Major Somnath Sharma was truly forged. Forged मतलब होता है shaped or strengthened often through hardship, मतलब कि छप जाना, बन जाना, कि ये जो युद्ध हुआ, वैसे तो उन्होंने इस युद्ध में भी वर्ल्ड वॉर II के दौरान भी बहुत अच्छे से ब्रेवरी अपनी दिखाई, बट जो ये बड़गाम का युद्ध हुआ इसमें उनको एक अलग विशेष स्थान मिला। वो उनके जो लेगेसी है वो अमर हो गए, हमेशा के लिए लोगों के मन में बस गए, लोग हमेशा के लिए उनको अमर कर दिया। बड़गाम की लड़ाई ने उन्हें भारत के सबसे महान वीरों में शामिल कर दिया। द लाइफ एंड सेक्रीफाइस ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा एम्बॉडी द हाईएस्ट आइडियल ऑफ ड्यूटी, ऑनर एंड पेट्रियोटिज्म। मेजर सोमनाथ शर्मा का जो जीवन है और उनका जो बलिदान है, कर्तव्य, ड्यूटी जो है उनकी, ऑनर यानी सम्मान है ना, ड्यूटी, ऑनर, और जो देशभक्ति है, ये सबसे ऊंचे जो आदर्श हैं, जो एक आइडियल्स होते हैं, वो दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन से सिखाया कि देश
कर्तव्य और सम्मान ये लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सोल्जर्स एंड सिटीजन्स अलाइक। वे बहुत सारे जो सैनिक हैं और आम नागरिक हैं उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिज स्टोरी इज अ रिमाइंडर ऑफ द सेक्रीफाइसेस मेड बाय काउंटलेस men and women in defense of motherland and highlights the profound sense of duty that inspired them। इनकी जो स्टोरी हमने अभी पढ़ी ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनकी कहानी हमें अनगिनत ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने देश के लिए हमारी जो मातृभूमि है उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत से सैनिकों ने, वीर महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। Okay, so in the quiet of Kashmir Valley, where the echoes of D Company's battle with infiltrators have long since faded, the story of Major Somnath Sharma remains a beacon of courage and sacrifice। आज जो कश्मीर घाटी में शांति है, डी कंपनी जो थी और जो घुसपैठियों के बीच लड़ाई हुई, उसकी आवाजें बहुत पहले कब की बात हो गई, शांत हो गई है, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा की जो कहानी है आज भी लोगों में एक इंस्पिरेशन पैदा करती है, लोगों को इंस्पायर करती है और बलिदान के लिए प्रेरित करती है। His valor ensured that tricolor would continue to fly over Srinagar and his name is forever etched in golden pages of India's military history। उनकी जो साहस है, वीरता है, उसके कारण श्रीनगर में भारत का जो तिरंगा है हमेशा के लिए लहराता रहा। उनका नाम भारत के जो सैन्य इतिहास है, मिलिट्री की जो हिस्ट्री होती है उसमें गोल्डन लेटर्स में, गोल्डन पेजेस पे एच्ड हो गया, यानी कि अंकित हो गया है। उनकी बहादुरी की वजह से श्रीनगर भारत के पास सुरक्षित रहा और उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा स्टैंड्स एज अ poignant मतलब emotional and sad reminder of the price of freedom and the enduring spirit of those who fought to protect it। so इनकी जो जीवन है और जो लेगेसी है, विरासत है, ये हमें याद दिलाती है कि आजादी पाने और उसकी रक्षा करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। His story marked by selflessness and bravery will continue to inspire and guide generation to comes, ensuring that his sacrifice is never to be forgotten। इनकी जो स्टोरी है ये हमें हमेशा आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बहादुरी से प्रेरणा दे लेंगी, उनकी बहादुरी से प्रेरणा लेंगी आने वाली पीढ़ियां और उनका बलिदान हमेशा याद रखेंगी। हिज नेम इज एच्ड ऑन द ऑनर वॉल ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल। हमने पिछली क्लास में देखा था कि नेशनल वॉर मेमोरियल पे जो शहीद हैं उनके नाम इस तरीके से एच्ड है, तो वहां पर इनका नाम भी हमें देखने को मिलता है, मेजर सोमनाथ शर्मा, पीवीसी 4th कुमाऊं रेजिमेंट। और ये ऑनर वॉल है और ये यहाँ पे उनके मेडल जो ऑनर के मिले थे वो। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। यहाँ पे लिखा है वंदे मातरम, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो लिखा हुआ है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम जय हिंद। चलिए, तो अब ये जो आगे दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है? वंदे मातरम मतलब होता है कि मैं मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। हमारा देश जो है सुजलाम सुफलाम मतलब होता है कि जल से भरपूर है, फलों से भरपूर है। देन सस्य श्यामलाम मातरम की चारों तरफ हमारे देश में प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि से भरपूर है, हरी भरी हमारी धरती है। हम बार बार अपनी मातृभूमि को प्रणाम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ चैप्टर खत्म हो गया है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले यहाँ दिया है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द फर्स्ट एंड द लास्ट इवेंट हैव बीन मार्क्ड फॉर यू, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स। सबसे पहले जो इवेंट हुआ था वो दिया हुआ है कि उनका जन्म 1923 में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था, और लास्ट दिया है कि ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। अब ये बाकी के स्टेटमेंट जो है ये आपको सही से अरेंज करना है ना, तो इसके आंसर्स हम यहाँ देख लेते हैं। सो सीक्वेंस है 1 4 6 3 5 7 2 8। मतलब कि पहला मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। फिर 4th वाला अंडरवेंट ट्रेनिंग एट द रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट। देन 6th वाला मेजर सोमनाथ शर्मा वाज कमीशन इन 19 हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942। देन नेक्स्ट इज 3rd वाला D company under the command of Major Somnath Sharma was flown into Srinagar। Then 5th वाला Major Somnath Sharma requested air strike to combat the enemy at Budgam। Then 5th हो गया। 7th वाला he was killed immediately after a mortar shell hit him। Then 2nd, even after losing Major Somnath Sharma, the soldiers fought bravely to save Srinagar for India, and at last it is given here। Okay, now next part is think and reflect।
ये वाला क्वेश्चन है, पैराग्राफ ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं. वास्टली आउटनंबर्ड एंड फेसिंग डिवास्टेटिंग फायर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज men stood resolute. The air was thick with the sound of gunfire and the cries of battle, but Major Somnath Sharma's voice cut through the chaos, urging his men to fight with tenacity and valor. Despite heavy casualties and his own injuries, Major Somnath Sharma displayed unparalleled bravery. He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filling magazines of his gunners and encouraging his men to hold their grounds. अब इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं. व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कंडीशन फ्रॉम द लाइन द एयर वाज थिक विद गन फायर. जो हवा थी वो हम कह सकते हैं कि गन फायर की आवाज से बहुत ज्यादा गूंज रही थी, है ना. तो इसका मतलब क्या होगा कि गन शॉट्स हैज स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल, कि गोलियों की आवाज रुक गई थी थोड़ी देर के लिए, या फिर इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड, की युद्ध भूमि में बहुत गहरी लड़ाई चल रही थी. द इन्वेडर्स वर रिट्रीटिंग फ्रॉम द फाइट, की घुसपैठी जो है वो युद्ध छोड़कर भाग रहे थे, या इंडियन सोल्जर्स हैड अचीव्ड विक्ट्री, कि इंडियन सोल्जर्स जीत गए थे. जिसका क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे आंसर्स दिया हुआ है. देयर वाज इंटेंस फाइटिंग इन द बैटलफील्ड. फिर ये कंप्लीट करना है सेंटेंस. डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज, मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यू टू लीड हिज मैन बिकॉज ही वाज डीपली कमिटेड टू हिज ड्यूटी एंड वांटेड टू इंस्पायर हिज सोल्जर्स टू फाइट करेजियसली. इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ. फिर नेक्स्ट है असर्शन रीजन दिया. मेजर सोमनाथ शर्मा moved fearlessly through the battlefield even though he was injured. Then he believed his courage was important to motivate the soldiers. तो इसका आंसर क्या होगा, ए, कि यस वो मोटिवेट कर सकते थे सोल्जर्स को, इसलिए वो बैटलफील्ड में बिना डर के घूम रहे थे इधर से उधर, है ना. तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. देन सही वर्ड भरना है. मेजर सोमनाथ शर्मा was filling magazines and encouraging his men to hold their grounds despite इंजरीज या वरी. डिस्पाइट इंजरीज होने के बाद भी वो अपने जो सैनिक थे उनके साथ मिलकर सारी चीजें करवा रहे थे उनके साथ साथ. नाउ ये सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए. अब सेकंड है यहाँ पर. born on 31st January 1923 in the picturesque town of Dard in Kangra, Himachal Pradesh, Somnath Sharma belonged to a family with a rich military legacy. His father, Major General Amarnath Sharma, had served the nation with distinction, and young Somnath was deeply inspired by valorous tales of Mahabharata imparted to him by his grandfather. कि कैसे उनके दादाजी ने महाभारत की कहानियां सुनाई थी जिससे वो प्रेरित थे. उनके पापा खुद आर्मी में थे, है ना. तो उस बेसिस पे क्वेश्चन है. व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट सोमनाथ शर्मा's अर्ली इन्फ्लुएंस ऑन हिज करियर. क्या इसमें से हम बता सकते हैं कि वो प्राइमरली इन्फ्लुएंस थे अपने पापा के अचीवमेंट से मिलिट्री में. हिज इंस्पिरेशन केम सोलिली फ्रॉम द टेल ऑफ महाराष्ट्र, कि सिर्फ महाभारत के टेल से ही सिर्फ उनके अंदर इंस्पिरेशन आया था. उनकी जो फैमिली और हेरिटेज है उसने इंस्पायर किया था ब्रेवरी और सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए. ही डिसाइडेड टू ज्वाइन मिलिट्री आउट ऑफ नेसेसिटी रेदर देन पैशन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड का है सी, कि फैमिली की हिस्ट्री ऐसी रही थी, ब्रेवरी की वजह से सेंस ऑफ ड्यूटी उनके अंदर आई थी. फिर सेकंड है, हमें ट्रू है या फॉल्स बताना है कि सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली. फॉल्स, कि वो बहुत धनी परिवार से आते थे, तो फॉल्स आ जाएगा. धनी की बात नहीं है. हमने क्या पढ़ा है चैप्टर में, हमने पढ़ा है कि वो एक बहुत ही ब्रेव फैमिली से आते थे, है ना. देन व्हाट डज द फ्रेज सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शंस टेल्स अस अबाउट हिज फादर. ये लाइन हमने पढ़ी थी ना उनके पापा के बारे में, कि उन्होंने नेशन को डिस्टिंक्शन के साथ, कि इसका मतलब क्या है. तो इसका मतलब है टेल्स अस दैट ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज एंड एक्सेप्शनल डेडिकेशन, ऑनर एंड एक्सीलेंस, कि उन्होंने देश की सेवा बहुत ही ज्यादा समर्पण के साथ और उत्कृष्टता के साथ की थी. वे देश के प्रति अपने योगदान के लिए अत्यधिक सम्मानित थे. देन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हैड अ सिमिलर मीनिंग. इसमें कौन सी लाइन वर्ड जो है अंडरलाइन है. My family and I visited a popular hill station and stayed in an old but visually charming house surrounded by a tree. Visually charming मतलब जो आंखों को देखने में बहुत सुंदर लगे, तो ये वाला वर्ड है पिक्चरस्क. ओके, ये वाला वर्ड आ जाएगा इसमें, ये रहा. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. ये हमने दोनों पैसेजेस देख लिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे 6 क्वेश्चन, इनके आंसर देखने हैं, तो एक एक करके देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ legacy of courage and devotion to the nations remain forever alive.
forever alive. What is the significance of the repetition in this line? ये forever alive जो है ये बार बार क्यों लिखा गया है? So the repetition emphasizes that Major Somnath Sharma's courage and sacrifice will always be remembered and continue to inspire future generation. कि हमेशा ये लोगों को इंस्पायर करती रहेगी जो उनका करेज था, साहस था और सेक्रीफाइस था वो. Why do you think Major Somnath's leadership was critical during the Battle of Budgam? क्योंकि उनके लीडरशिप नहीं होता तो वो मोटिवेट नहीं कर पाते, उनके सोल्जर्स मोटिवेट नहीं होते उतने ज्यादा जितना उन्होंने किया. और टू फाइट ब्रेवली डिस्पाइट बीइंग हेवीली आउटनंबर्ड, इतने कम नंबर में होने के बाद भी उन्होंने ब्रेवरी के साथ जो लड़ाई की वो नहीं कर पाते. सो उनका जो करेज था, क्विक डिसीजन था, डिटर्मिनेशन था, ये हेल्प किया प्रोटेक्ट करने में श्रीनगर को अंटिल रीइंफोर्समेंट अराइज. व्हाट वर मेजर सोमनाथ्स लास्ट वर्ड? उनके लास्ट वर्ड क्या थे? व्हाट डू दे रिफ्लेक्ट अबाउट हिज सेंस ऑफ ड्यूटी? तो उनके लास्ट वर्ड थे कि अब हम सिर्फ 50 गज की दूरी पर हैं, हमारा नंबर बहुत कम है, हम कम मात्रा में कम नंबर्स में बचे हुए हैं, वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा. ये वर्ड्स दिखाते हैं उनकी बहादुरी को, पेट्रियोटिज्म को, डिटर्मिनेशन को और जो उनका देश के प्रति एक सेंस ऑफ ड्यूटी है उसको. देन फोर्थ है व्हाट माइट हैव बीन द आउटकम ऑफ बैटल ऑफ बडगाम? अगर सोमनाथ और उनकी कंपनी ग्राउंड पे नहीं टिके रहते तो क्या रिजल्ट हो सकता था? सो अगर ऐसा नहीं होता तो एनिमी जो है could have captured Srinagar airport and Kashmir Valley or causing great danger to India's security and territorial integrity. Then why do you think Major Somnath's story continues to inspire soldiers and civilians today? Because it teaches courage, patriotism, leadership, selflessness and dedication towards the nation even in the most difficult situation. Then how can the values demonstrated by Major Somnath Sharma, जो ये values हैं courage, duty and self sacrifice, आज के समय में कैसे यूज होते हैं? So we can apply these values by facing challenges bravely, बहादुरी के साथ कठिनाइयों का सामना करके, दूसरों की मदद करके, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ईमानदारी से निभाकर, सच का साथ देकर एंड पुटिंग द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई का काम करके हम इस चीजों को आज भी अप्लाई लागू कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है लेट अस लर्न. यहाँ पे हमें कॉलम 1 के जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उनको मोस्ट सुटेबल सिचुएशन के साथ कॉलम 2 में मैच करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को, जो एक्सप्रेशंस हमने बनाए हैं कॉलम 1 में से उनसे लेकर. ठीक है, तो ये सारा हम देख लेते हैं. देन सेकेंड इसमें दिया हुआ है रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट. जैसे कंटिजेंट लिखा है ऑफ ट्रूप्स पोस्टेड टू जम्मू कश्मीर वाज एयरलिफ्टेड इनटू श्रीनगर. सो देयर आर मेनी सच कलेक्टिव नाउन्स. इस तरीके के कलेक्टिव नाउन्स, ट्रूप्स हो गया, ये यूज हुए हैं टेक्स्ट में, यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्म फोर्सेस. तो हमें मैच करना है कलेक्टिव नाउन इन कॉलम 1 टू देयर मीनिंग इन कॉलम 2. यू मे रेफर टू डिक्शनरी. यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो मीनिंग दिए गए हैं, जैसे फ्लीट मतलब क्या होता है, रेजिमेंट, स्क्वाड्रन, देन बटालियन, इसका मतलब क्या होता है, ये मैच करना है. और यहाँ पर हमें इनको इसमें से कॉलम 1 में से वर्ड को यूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं. ठीक है, तो यहाँ तक देख लेते हैं आगे नोट्स में, फिर आगे देखेंगे. सो यहाँ फ्लाइट टू द लास्ट मैन, इसका मतलब क्या होगा, ये सेकेंड द सोल्जर फॉट valiantly until each one laid down his life for the nation. Foil the plan. A spy disrupts the enemy's effort to invade a country by intercepting their communication. Then deliver a blow. मतलब a sports team scores a last minute goal giving them the lead and shaking the opponent's confidence. Deliver a blow मतलब कि एक धक्का लगना या आश्चर्यचकित हो जाना कि ऐसा कैसे हो गया. तो लास्ट मिनट में जो गोल हुआ उससे शेक हो गए जो ओपोनेंट टीम है वो. देन hold their ground. Soldiers stay in their position and fight back even though the enemy is stronger. Hold their ground मतलब अपनी पकड़ को मजबूत बना के रखना. Enemy stronger थे फिर भी. ठीक है, तो इससे मैच होंगे ये. Then हमें fill in the blanks पूरे करने थे. तो पहला जो है detective managed to foil the plan. प्लान को खराब करना by finding the hidden evidence before the culprit could get rid of. Then company's new advertising campaign was meant to dash to their competitor sales. Deliver a blow मतलब कि competitors को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए. Hikers chose मतलब यहाँ लिखा है the company's new advertising campaign. एक कंपनी है उसकी जो एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग हो रही है, एडवर्टाइज वो लोग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सेल को क्या लगे, सेल्स जो हो रही है, उनकी जो बिक्री हो रही है उसमें थोड़ी सी कमी आए या उसको एक तरीके से शॉक लगे. द हाइकर्स चॉज टू होल्ड देयर ग्राउंड.
हैवी रेन हो रही थी, रिफ्यूजिंग टू टर्न बैक ऑन देयर जर्नी, तो वो अपनी जर्नी में रिटर्न होने की बजाय वो लोग अपने ग्राउंड्स पे मजबूत रहते हैं, मतलब कि वो अपनी बात पे दृढ़ रहते हैं, हाइकर्स जो है कि हम चढ़ाई करेंगे चाहे कितनी ही हैवी रेन क्यों ना हो रही हो। डिस्पाइट बीइंग हैवली आउटनंबर्ड द सोल्जर्स वाउड टू डिफेंड देयर होमलैंड एंड डैश रिफ्यूजिंग टू सरेंडर टू एनिमीज फोर्सेस फाइट टू द लास्ट मैन, कि हम आखिरी जितने भी लोग हैं उनमें आखिरी बचेगा तब तक हम लड़ेंगे, जब तक कि उसकी आखिरी की सांसें बची हैं, तो कितने भी कम नंबर में है तो सोल्जर्स ने ये डिसाइड किया। अब हमें यहाँ पर मीनिंग मैच करना था कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक वर्ड, जैसे हम बोलते हैं ग्रुप, तो ग्रुप क्या है, ग्रुप वर्ड या टीम, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, है ना। तो ऐसे रेजिमेंट मतलब होता है परमानेंट यूनिट ऑफ एन आर्मी टिपिकली कमांडेड। स्क्वाड्रन मतलब एक छोटी सी यूनिट कंप्राइजिंग एयरक्राफ्ट एंड देयर क्रू। फ्लीट मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, बहुत सारे जहाज, पानी के जहाज एक साथ जब जा रहे होते हैं तो उसे फ्लीट कहते हैं। बटालियन मतलब होता है लार्ज बॉडी ऑफ ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब जो सैनिक है, आर्मी है, उनकी एक बड़ी सी बॉडी रेडी फॉर बैटल, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बटालियन। तो ये सारे वर्ड्स थे, इनमें से हमें फिल करके यहाँ पे मैच टाइम दिया हुआ है। सो कमांडिंग ऑफिसर addresses the entire regiment of soldiers during the morning assembly. Admiral ordered the entire fleet to set sail for battle. Then the dash of infantry advanced slowly through the dense forest. Then यहाँ पे क्या आएगा, अ बैटेलियन ऑफ इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक जो होते हैं, जो पैदल चल रहे होते हैं उनको कहा जाता है। देन डी है, ए डैश फाइटर जेट्स वाज सेंट टू इंटरसेप्ट द एनिमीज प्लान, तो इसमें क्या आएगा, स्क्वाड्रन। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पर ये वाला, इनमें से सही वर्ड्स चुन के हमें मीनिंग इसमें भरना है। तो टू टेक एंड सीज कंट्रोल, तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज को कंट्रोल कर लेना, सीज कर लेना, तो इसमें क्या आएगा, देन टू इन्वेड और ऑक्यूपाई एन एरिया इन लार्ज नंबर, बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल कर लेना। देन टू फ्लड और ओवर पावर समवन और समथिंग इमोशनली। सो यहाँ पे ये तीनों में से हमें वर्ड फिल करना है और इनसे हमें क्रिएट करना है एटलीस्ट 5 अदर वर्ब्स दैट बिगिन विद ओवर, और 5 वर्ब्स हमें ढूंढने जो ओवर से शुरू हो रहे हैं, जैसे ओवरवेल्म, ओवरथ्रो, ओवररन, है ना। एंड फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और उससे खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहले में आएगा ओवरथ्रो करना, ठीक है, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। एक एरिया को ऑक्यूपाई करना इन्वेड करके तो ओवर रन करना, और फ्लड और ओवर पावर समवन इमोशनली ओवरवेल्म। अब इनसे हमें और 5 बनाने थे, तो जैसे ओवर एस्टिमेट, डू नॉट ओवर एस्टिमेट योर एबिलिटीज। देन ओवरलुक, शी ओवरलुक्ड एन इम्पॉर्टेंट डिटेल, ओवरलुक करना मतलब कि कुछ चीजें नजरअंदाज कर देना। ओवर रिएक्ट, ही टेंड्स टू ओवर रिएक्ट टू स्मॉल प्रॉब्लम्स। ओवरवर्क, यू शुड नॉट ओवरवर्क योरसेल्फ। देन ओवर स्लीप, यू ओवर स्लैप्ड एंड मिस द बस, बहुत ज्यादा सो जाना, बहुत ज्यादा काम करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स सी इज यूज्ड फॉर नाउन्स while एस इज यूज्ड फॉर verbs। जैसे जहाँ पे एस होगा ये तो वर्ब के लिए, जैसे एडवाइस नाउन, एडवाइस वर्ब। ये जो सी है ना और एस है, देखो एक एडवाइस में सी आ रहा है एडवाइस, और एक में एस आ रहा है एडवाइस। तो जब ये एस लगता है तो वर्ब होता है, एस इज यूज्ड फॉर वर्ब, और जब सी लगता है तो इसे हम कहते हैं नाउन। ओके, ऐसे प्रैक्टिस, ये नाउन हो गया, प्रैक्टिस ये वर्ब हो गया, डिवाइस नाउन हो गया, डिवाइस वर्ब हो गया। वर्ब यानी काम कर रहे हैं, तो जैसे एडवाइस देना तो ये हो गया वर्ब, ठीक है। देन एडवाइस सी वाला आ रहा था, ये नाउन हो गया। देन काउंसिल सी वाला और काउंसिल वर्ब हो गया, ठीक। अब इन्हें हमें सही से फिल करना है। इसमें द टीचर्स डैश इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड शी कंटिन्यूज टू डैश स्टूडेंट्स ऑन देयर करियर चॉइसेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, टीचर की एडवाइस हमेशा अच्छी होती है, शी कंटिन्यूज टू एडवाइस, इसीलिए वो बच्चों को एडवाइस देती रहती है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, पहले में आएगा ये वाला एडवाइस, फिर ये। देन म्यूजिशियन बिलीव्स दैट डेली प्रैक्टिस, ready to practice her harmonium lesson. Scientist uses a strange dash device for experiment and plans to devise new method of for his analysis. Then the village dash met to discuss issues and decided to dash the villagers on important matter. तो council आएगा यहाँ पर and council आएगा। ओके, तो हमें वर्ब और नाउन अलग अलग करने थे। अब है नेक्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये हमने कर लिया।
Read the highlighted word in the following sentence from the text. ये पढ़ो. Most importantly, his story is a reminder of sacrifices made by countless men and women in defense of the motherland. इनकी जो स्टोरी हमने पढ़ी मेजर सोमनाथ शर्मा की, ये एक तरीके से उन अनगिनत पुरुष और स्त्रियों की कहानी है जो हमें डिफेंस के फील्ड में देखने को मिलती है, जो अपनी मदरलैंड यानी जो माँ धरती है उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने सेक्रीफाइसेस किए, उसके बारे में. So in terms of meaning, there is no difference between the two words defense and defense. Defense और defense में कोई अंतर नहीं है. In American English, the word is spelled with S. American English में इसे S लिखते हैं और British English में इसे C लिखते हैं. ठीक है. The word has several different meanings, but it is mostly used to mean the act of protecting someone or something against attack or criticism. So defense का जो मतलब होता है वो बड़े स्केल पे या लार्जली देखे तो होता है कि किसी की हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी को, है ना, किसी के अगेंस्ट, किसी क्रिटिसिज्म या किसी अटैक के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने को ही डिफेंस कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. Read the highlighted words in the following sentence from the text. Ended with the echoes of courage that serve as an inspiration. A contingent of troops posted to Jammu Kashmir was airlifted into Srinagar. D company with 90 soldiers was the last and they were expected to return by 2 p.m. The life and sacrifice of Major Somnath Sharma embody the highest ideals of duty, honor and patriotism. So ये जो highlighted word है आर इधर सिंगुलर वर्ब, या तो सिंगुलर है या प्लूरल है. देखो वॉज क्या है सिंगुलर, वर क्या है प्लूरल, है ना. तो सिंगुलर है या प्लूरल वर्ब है. दे आर इन अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है. आई होप आप लोगों ने देखी है, ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में होगा तो आप जाकर देख सकते हैं ना. तो इसमें क्या होता है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके. नाउ जैसे यहाँ पर वॉज है, सो डी कंपनी के लिए वॉज लगा है और 90 सोल्जर्स, डी कंपनी कितनी है, एक है तो सिंगुलर, और 90 सोल्जर्स जो है तो उसके लिए वर. ओके. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. हमें नाउ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट्स. इसमें से सही वर्ब हमें चुनना है. जैसे यहाँ दिया है द बुके ऑफ फ्लावर्स, तो यहाँ पे फ्लावर्स है लेकिन हम इसमें आर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ एक बुके की बात हो रही है तो इज लगेगा. ऐसे नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वर लगेगा क्योंकि नीदर द टीचर हो गया, नॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वर लगेगा. ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ईच आया ना तो सिंगुलर लगता है, हैज लगेगा. डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर्स show significant trends. Then one of the players was, one आ गया ना, one of the players, बहुत सारे players में से एक की बात हो रही है इसलिए was लगेगा, वर नहीं लगेगा. Either the children or their guardian dash to attend the meeting, तो यहाँ पे क्या आएगा, has to attend the meeting, मतलब either और आता है तो has लगेगा. Okay. Now next देख लेते हैं. A pair of shoes dash missing from the rack is, the neither of the statements dash true is true, either is लगा. देन द मेंबर ऑफ द जूरी, मेंबर्स ऑफ द जूरी, तो अब देखो मेंबर्स की बात हो रही है ना, एक जूरी की बहुत सारे मेंबर्स की, तो हैव डिलीवर्ड आएगा, हैज डिलीवर्ड नहीं आएगा. देन मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स इज. ओके, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है, सिंगुलर है तो इज आएगा. ओके. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. तो ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिए. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द इनकरेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब. इसमें जो इनकरेक्ट यूज है उसे हमें ठीक करना है. एक एग्जांपल हमें करके दिया है, जैसे अ बटालियन ऑफ सोल्जर्स स्टैंड एट अटेंशन एज द नेशनल फ्लैग रेस. तो और बटालियन ऑफ सोल्जर्स, स्टैंड नहीं आएगा, स्टैंड्स, क्योंकि बटालियन है ना, सिंगुलर है बटालियन. अगर सोल्जर्स होता, बहुत सारे सोल्जर्स की बात होती तो यहाँ पे स्टैंड आता, जो कि यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में. इसे ठीक क्यों किया, क्योंकि एक बटालियन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर फॉर्म में स्टैंड को क्या लिखते हैं, स्टैंड्स लिखते हैं, एस लग जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे अटेंशन एज द नेशनल फ्लैग आर रेज, नेशनल फ्लैग एक ही है तो यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आएगा. ओके. नाउ यहाँ पे हमें ठीक करके लिखना है, तो चलिए इसको देख लेते हैं. ईच सोल्जर सैल्यूट, अब ईच आया तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा तो सैल्यूट्स आएगा. विद प्राइड वाइल कमांडर एंड हिज असिस्टेंट्स इंस्पेक्ट्स द परेड. अब इंस्पेक्ट्स नहीं आएगा, असिस्टेंट्स है ना, बहुत सारे असिस्टेंट्स है तो इंस्पेक्ट आएगा, सिंगुलर प्लूरल आएगा. ठीक है. द साउंड ऑफ मार्चिंग फीट इको थ्रू द एयर एज अ ग्रुप ऑफ कैडेट्स
Prepare for the drill. The sound of marching feet echoes through the air as a group of cadets prepare for their drill. Then meanwhile, a convoy of military vehicles passes by. Passes, convoy जो है वो एक है, ठीक है, vehicles के लिए नहीं लगा है, इसके लिए लगेगा तो passes आएगा singular. Drawing cheers from the gathered crowd. ओके तो इस तरीके से हम करेक्ट कर लेंगे. देन लेट अस लिसन वाला पार्ट है, तो इसमें हमें पीछे ट्रांसक्रिप्ट दिया होता है वो रीड करना है, फिर आंसर करना है. तो चलिए ट्रांसक्रिप्ट देख लेते हैं चैप्टर का. यहाँ दिया, यू विल लिसन टू अ टॉक अबाउट परमवीर चक्र. एज यू लिसन कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद 1 or 2 एग्जैक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस यू हियर. ये सुनने के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए उनको पूरा करना है. सो हेलो एवरीवन, लेट मी टेल यू अबाउट द परमवीर चक्र. इट इज वन ऑफ द मोस्ट prestigious awards in India and signifies the wheel of ultimate brave. This award is granted for exemplary bravery in the presence of the enemy. This means that this award is given to someone who shows extraordinary courage and bravery while fighting the enemy. The medal was instituted as a gallantry medal with retrospective effect from 15 August 1947 by Dr. Rajendra Prasad, the then President of India. उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो 15 अगस्त 1947 से इन्हें रेट्रोस्पेक्टिव मतलब उस डेट से लागू किया गया बाद में. द मेडल वॉज डिजाइन्ड बाय मिसेस सावित्री Kanolkar, who drew inspiration from sage Dadichi, a Vedic rishi who made the ultimate sacrifice by giving up his body so that gods could create a deadly weapon called Vajra or thunderbolt from his spine. मतलब जो दधीची साधु दधीची जो थे उन्होंने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि जो भगवान है, देवता लोग हैं, वो ऐसा वेपन बना सके जिसे कि वज्र कहा जाता है. थंडर बोल्ट जो बिजली की तरह चमकता है, वो वैसा एक वेपन बनाने के लिए अपने आप को त्याग दिया. तो उनसे आइडिया लेकर सावित्री खानोलकर जी द्वारा ये डिजाइन किया गया था परमवीर चक्र. देन परमवीर, नेक्स्ट इज परमवीर चक्र इज कास्ट इन ब्रॉन्ज. ये ब्रॉन्ज से बना होता है. एट इट्स सेंटर ऑन अ रेज्ड सर्कल इज द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया. यहाँ पर इंडिया का एक चिन्ह होता है और ये ऐसे सेंटर में उठा हुआ रहता है, यहाँ पर चिन्ह रहता है. सराउंडिंग इट आर 4 replicas of Indra's Vajra lined with lotus flower. Then that my dear friend is the Paramvir Chakra, a true symbol of bravery. Thank you. तो अब इस बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो हम देख लेते हैं जो हमें फिल करना था ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से. यहाँ मैं नोट्स में दिखा देती हूँ. ये रहा. So Paramveer Chakra signifies wheel of ultimate bravery. Then a Paramveer Chakra is awarded to someone who shows exemplary bravery while fighting with the enemy. Then Paramveer Chakra was introduced as a gallantry medal in 1947 by the Dr. Rajendra Prasad. Then the design of Paramveer Chakra is inspired by sage Dadichi, who was a Vedic rishi. Vedic काल के ऋषि थे. State emblem in the center of Paramveer Chakra is surrounded by the Vajra and lotus flowers. तो ये हमारा था. अब आगे देखना है. लेट अस स्पीक. सो एज अ सिटीजन ऑफ नेशन वी ऑल मस्ट फुलफिल आवर ड्यूटी. हमें नागरिक होने के नाते अपने देश के हमें सबको अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए. तो 4-5 लोगों का ग्रुप बनाना है और स्पीक अबाउट हाउ यू प्रपोज टू सर्व योर नेशन. कैसे आप अपने देश की सेवा करेंगे ये आपको बताना है. सो यू कैन चूज फ्रॉम द थीम गिवन बिलो. इनमें से आप कोई सा ले सकते हो, जैसे सेविंग द एनवायरमेंट, कोई कहेगा मैं एनवायरमेंट को सेव करके, इसके ऊपर आप बोल सकते हो हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्पिंग अदर्स, राइटियस कंडक्ट मतलब सही व्यवहार करके. So you may use the sentence prompt given below to organize what you speak about. आपको ये sentences use करके आप पैराग्राफ के जो भी आप बोलने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे I believe one of the best ways to serve the nation is by saving our environment or is by helping others who are in need, right? ऐसे a small changes we can make is dash and it will have a big impact because. तो ऐसे sentences use करके आपको बनाना है. ये वी कैन मेक अ डिफरेंस, ये सारे सेंटेंसेस है जो आप यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस में स्पीकिंग के. नाउ लेट अस राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी. एक इंक्वायरी के लिए फॉर्मल लेटर लिखना है आपको. रिटन टू सीक डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग the writer wants to know. For example, it can be used for joining a course, organizing an event, knowing details about a trip, etc. The language used is formal and specific with relevant queries. Now, write a letter of inquiry. एक letter of inquiry में क्या होता है, हमें details जाननी होती हैं किसी चीज के ऊपर, तो उसकी इंक्वायरी के लिए लेटर लिखना होता है. तो योर स्कूल और विशेस टू ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ मेमोरियल इन योर स्टेट.
एंड रीजन। आपका जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है या चाहता है एक मेमोरियल, एक विजिट, मेमोरियल जो है वहां पर विजिट करना चाहता है। राइट अ लेटर टू इंचार्ज ऑफ दैट मेमोरियल। वो जो मेमोरियल है ना, वहां का जो इंचार्ज है उसे आपको लेटर लिखना है रिक्वेस्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवेलेबल डेट्स फॉर विजिट, कि किस दिन आप लोग विजिट कर सकते हो, कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं, फिर ड्यूरेशन कितना होता है टूर का, देन फीस एंट्री कितनी है, एंड गाइडलाइंस फॉर स्टूडेंट ग्रुप, और स्टूडेंट ग्रुप्स को क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए वहां पर विजिट करने से पहले, वो ध्यान में रख के एक लेआउट आपको नीचे दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है जो कि फॉर्मल लेटर का टाइप होता है। ठीक है। देन यूज द क्यूज गिवन विद द ड्राफ्ट द लेटर। ये इस तरीके से आप यूज करोगे। सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट होगा इंक्वायरी अबाउट अ स्कूल विजिट टू मेमोरियल। देन डियर सर, यहाँ पर बॉडी आएगा एंड योर सिंसियरली नेम। तो यहाँ पे जो बॉडी होगा लेटर का, उसमें पहला पैराग्राफ आप पर्पस क्या है राइटिंग का, दिस इज टू इंक्वायर अबाउट, या कुड यू प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट, इस तरीके से लिखोगे। देन आस्क फॉर मोर डिटेल्स, फर्स्टली आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर, सेकेंडली, लास्टली, इस तरीके से लेटर को लिखोगे। थर्ड है कि रिक्वेस्ट एन अर्ली रिस्पॉन्स, कि जल्दी से आप रिप्लाई करें ऐसा। सो एन अर्ली रिप्लाई विल बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड एज इट विल हेल्प, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, आई विल लुक फॉरवर्ड योर गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर मेकिंग दिस ट्रिप मीनिंगफुल। सो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने दे दिया है। इस तरीके से लिखेंगे, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल भोपाल मध्य प्रदेश, डेट लिख दोगे, द इंचार्ज शहीद स्मारक मेमोरियल भोपाल, यहाँ पर जाना है तो इसके इंचार्ज से हम लेटर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट है इंक्वायरी अबाउट स्कूल विजिट। फिर ये जो हमने हमें दिए हुए थे क्लूज, उससे यूज करके, डियर सर, आवर स्कूल विशेस टू ऑर्गेनाइज अ विजिट टू शहीद स्मारक मेमोरियल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th. I would like to inquire about the available dates for school visits in coming month. Kindly provide information regarding the duration of the tour, entry fees of the students, and whether guided tours are available. Please also inform us about any rule or guidelines that students group should follow during the visit. So फिर बाद में हम लिखेंगे कि अगर जल्दी रिस्पॉन्स आता है तो अच्छा रहेगा। So हाँ, an early reply will help us make the necessary arrangements for the trip. Your sincerely, और इसके बाद yes, yours sincerely अनन्या शर्मा, कल्चरल एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटर। ओके, सो इस तरीके से आपको ये लेटर लिखना है। देन नेक्स्ट इज लेट अस एक्सप्लोर। सो आउट ऑफ 21 पीवीसी अवार्डीज, जो 21 ऐसे लोग हैं या ऐसे अवार्डीज हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, मेजर सोमनाथ शर्मा वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ पीवीसी, एंड कैप्टन विक्रम बत्रा जो हैं वो लास्ट रेसिपिएंट है पीवीसी के द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। विक्रम बत्रा जो है उन्हें पॉपुलरली जाना जाता है शेरशाह ऑफ कारगिल। कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें उनका एक आइकॉनिक सक्सेस सिग्नल था, ये दिल मांगे मोर, तो इसके लिए वो फेमस है। कैप्टन विक्रम बत्रा, द डी कंपनी कमांडर, वाज टास्क्ड टू कैप्चर पॉइंट 5140 on 20th June 1999, which he did with exemplary courage. After point 5140 was captured, 13 JKRIF was टास्क टू कैप्चर पॉइंट 4875। एक टारगेट अचीव होने के बाद उन्हें दूसरा टारगेट दिया गया। 7 जुलाई 1999 को कैप्टन बत्रा लेड द असॉल्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड एंगेज्ड इन फिजिकल फाइट विद द एनिमी। ही किल्ड 5 एनिमी सोल्जर्स एट पॉइंट ब्लैंक रेंज एंड हिमसेल्फ सस्टेन्ड सीरियस इंजरीज। इस कॉम्बैट में उन्हें इंजरीज हुई। इस इंजरीज के बावजूद उन्होंने दृढ़ निश्चय दिखाकर इंस्पायर किया अपने जो उनके अंडर सोल्जर्स थे उनको, टू क्लियर द एनिमी फ्रॉम अ डोमिनेटिंग पोजीशन। लेटर बाद में ही सकम टू हिज इंजरीज, इंजरीज की वजह से उनकी वो शहीद हो गए। हिज फियरलेस डिटर्मिनेशन एंड लीडरशिप एनकरेज्ड हिज कंपनी मैन टू अवेंज हिज डेथ एंड फाइनली कैप्चर्ड पॉइंट 4875। सो उनका जो इंस्पायरिंग लीडरशिप था, डेडिकेशन था टू ड्यूटी एंड स्टेडफास्ट लव फॉर हिज कंट्री कंटिन्यू टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर यंगर जनरेशन। आज के लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। ही अटेंडेड द कॉल ऑफ ड्यूटी विद एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर हिज पर्सनल सेफ्टी। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पोस्टमसली। फिर शहीद होने के बाद उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ओके, सो गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं, जो ये शहादत के लिए दिए जाते हैं या ब्रेवरी के लिए दिए जाते हैं मिलिट्री पर्सनल को, और बाकी लोगों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाते हैं लाइन ऑफ ड्यूटी में। सो कुछ जैसे कि अवार्ड्स के नाम है परमवीर चक्र, ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है इंडिया में, अवॉर्डेड फॉर मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। देन महावीर चक्र सेकेंड हाईएस्ट है, और वीर चक्र अवार्ड्स फॉर एक्ट ऑफ गैलेंट्री इन प्रेजेंस ऑफ एनिमी।
ठीक है, और भी हैं तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो ये इसके साथ हमने चैप्टर 1 जो है यूनिट 2 का ये कवर कर लिया है, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन का, अ टेल ऑफ वैलर, सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बडगाम। अब हम इसमें जो पोयम दी गई है समबडीज मदर आई थिंक, सो वो देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट। और नोट्स चाहिए आप लोगों को चैप्टर के तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, नंबर जो है व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।